Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। आज हम भारत की धमनियों यानी यहाँ की नदियों और उनके फैले हुए जाल पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हम एनसीईआरटी कक्षा 9 भूगोल के तीसरे अध्याय अपवाह को अपना आधार बना रहे हैं और हाँ, यूपीएससी के कुछ पुराने सवालों को भी साथ लेकर चलेंगे। हमारा मकसद सीधा है, भारत के अपवाह तंत्र मतलब नदियों के बहाव के पूरे सिस्टम को यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से ठीक से समझना। कोशिश रहेगी कि अध्याय की हर जरूरी बात, हर पहलू आप तक पहुंचे ताकि एक अच्छी समझ बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की नदियों की इस अहम यात्रा को। अच्छा, सबसे पहले कुछ बुनियादी शब्द हैं जैसे अपवाह, अपवाह द्रोणी और जल विभाजक। ये सुनने में थोड़े से भारी लगते हैं। इनका असल मतलब क्या है और ये इतने जरूरी क्यों है? बिल्कुल। देखिए, अफवाह का सीधा सा मतलब है किसी इलाके में नदियों का बहना, उनका जो रास्ता है, उनका पूरा जाल, मतलब रिवर सिस्टम। जब हम कहते हैं अपवाह द्रोणी, तो उसका मतलब होता है वो पूरा इलाका जिसका सारा पानी बहकर एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों में चला जाता है। इसे आप नदी का कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं। और जल विभाजक, वो बस एक ऊंची जमीन होती है, कोई पहाड़ हो सकता है या कोई पठार, जो दो अलग अलग नदी द्रोणियों के पानी को बांट देती है, अलग कर देती है। जैसे किताब में उदाहरण दिया है अंबाला शहर का, वो सिंधु और गंगा इन दो बड़े नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर बसा हुआ है। अच्छा, तो ये जल विभाजक एक तरह की पानी की सरहद हो गई। ये तो साफ हुआ। एनसीईआरटी में ये भी जिक्र है कि नदियां एक खास पैटर्न में बहती हैं जिन्हें अपवाह प्रतिरूप कहा गया है। ये कैसे बनते हैं? क्या खासियत है इनकी? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। नदियां जमीन के ढलान, वहां की चट्टानों की बनावट के हिसाब से अपना रास्ता बनाती हैं और इससे कुछ खास पैटर्न उभर आते हैं। एनसीईआरटी में 4 मुख्य पैटर्न बताए गए हैं। पहला है द्रुमाकृतिक, मतलब पेड़ की शाखाओं जैसा। ये सबसे आम है। जहां जमीन का ढाल एक जैसा हो, वहां नदियां ऐसे ही फैल जाती हैं। दूसरा है जालीनुमा। इसमें क्या होता है कि सहायक नदियां मुख्य नदी से लगभग 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। ये अक्सर वहां बनता है जहां सख्त और नरम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर हों। तीसरा आयताकार। ये तब बनता है जब नदी ऐसी चट्टानों से गुजरती है जिनमें बहुत ज्यादा जोड़ या दरारें हों। नदी उन्हीं दरारों के सहारे मुड़ती जाती है। और चौथा है अरीय। इसमें नदियां किसी एक ऊंचे पॉइंट, जैसे कोई गुंबद या ज्वालामुखी पहाड़, से निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं, जैसे पंखे की तीलियां। वाओ! मतलब नदी का रास्ता देखकर हम वहां के जमीन की बनावट का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये पैटर्न हमें भूसंरचना के बारे में काफी कुछ बताते हैं। चलिए अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, उनकी क्या खास बात है? वो दक्षिण भारत की नदियों से मतलब प्रायद्वीपीय नदियों से कैसे अलग है? हाँ, हिमालय की नदियों का मिजाज बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बारहमासी हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। साल भर? क्यों? क्योंकि इन्हें पानी सिर्फ बारिश से नहीं मिलता, बल्कि हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियरों के पिघलने से भी मिलता है। गर्मी में जब बर्फ पिघलती है, तब भी इनमें खूब पानी रहता है। ये नदियां बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं। ऊंचे पहाड़ों से शुरू होकर समंदर तक पहुंचती हैं। रास्ते में ये पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बनाती हैं, जिन्हें गॉर्ज कहते हैं, और अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, गाद, बालू, मतलब सिल्ट बहाकर लाती हैं। जब ये मैदानों में पहुंचती हैं, तो इनकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है और ये सांप की तरह बल खाती हुई चलती हैं। अच्छा, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते। हाँ, उन्हें विसर्प या मियांडर कहते हैं। कभी कभी ये मोड़ इतने बढ़ जाते हैं कि नदी सीधा रास्ता बना लेती है और वो घुमावदार हिस्सा अलग होकर एक झील बन जाता है। उससे क्या कहते हैं? उसे गोखुर झील कहते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल गाय के खुर जैसी होती है। और आखिर में समंदर में मिलने से पहले ये नदियां अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी जमा कर देती हैं, जिससे बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं। तो ग्लेशियर का पानी और लंबा सफर, ये इनकी पहचान है। अब अगर हम खास तौर पे सिंधु नदी की बात करें, इसका सिस्टम कैसा है, कहाँ से निकलती है, कौन सी नदियां मिलती हैं इसमें, और वो सिंधु जल संधि का क्या मामला है? सिंधु नदी ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, फिर पश्चिम की तरफ बहते हुए भारत में आती है, लद्दाख में। वहां ये बहुत सुंदर गॉर्ज बनाती है। कश्मीर वाले इलाके में इसमें जस्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा जैसी कई छोटी नदियां मिलती हैं। हाँ, फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। वहां मिठानकोट नाम की जगह के पास इसमें 5 बड़ी नदियां
सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम आकर मिलती हैं। इन पांचों का पानी लेके सिंधु आगे बढ़ती है और कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। काफी लंबी नदी है ये। और वो संधि, सिंधु जल संधि। हाँ, सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इसके मुताबिक इस पूरे नदी सिस्टम का जो पुल पानी है उसका केवल 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। इस पानी का इस्तेमाल मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में होता है। ये संधि कई बार खबरों में रहती है, तो यूपीएससी के लिहाज से इसे जानना जरूरी है। 2900 किलोमीटर वाकई बहुत विशाल है। अब आता है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा पर। इसका सफर कहाँ से शुरू होता है और इसकी सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं? वो सुंदरबन डेल्टा का भी जिक्र आता है बार-बार। गंगा की मुख्य धारा, जिसे भागीरथी कहते हैं, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर ये आगे बढ़ती है और देवप्रयाग नाम की जगह पर उत्तराखंड में एक और धारा अलकनंदा से मिलती है। यहीं से इन दोनों की मिली हुई धारा गंगा कहलाती है। हरिद्वार में आकर ये पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में उतरती है। मैदानों में कौन सी नदियां मिलती हैं इससे? मैदानों में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, गंगा में मिल जाती है। हिमालय से और भी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी। ये नदियां नेपाल हिमालय से आती हैं और अक्सर अपने साथ बहुत पानी और सिल्ट लाती हैं, जिससे मैदानों में बाढ़ भी आती है, लेकिन जमीन उपजाऊ भी होती है। सिर्फ हिमालय से ही नहीं, दक्षिण के पठारी भाग से भी कुछ नदियां गंगा में मिलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सोन। ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आती हैं। और सुंदरबन डेल्टा वो कैसे बनता है? गंगा पश्चिम बंगाल में फरक्का तक बहती है। वहां ये 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक धारा हुगली दक्षिण की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी के किनारे कलकत्ता बसा है। और मुख्य धारा बांग्लादेश में चली जाती है। वहां ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और गंगा जमुना के मिलने के बाद जो धारा बनती है उसे मेघना कहते हैं। आखिर में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये मेघना नदी यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिला जुला रूप दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा बनाती है। वही सुंदरबन डेल्टा। हाँ, वही सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम वहां उगने वाले सुंदरी पेड़ों की वजह से पड़ा है। और हाँ, ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। अद्भुत। सुंदरबन डेल्टा और रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा, अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें। इसके बारे में सुना है कि इसके कई नाम हैं और ये भारत में बड़े नाटकीय ढंग से प्रवेश करती है। हाँ, ब्रह्मपुत्र का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। ये भी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, सिंधु और सतलुज के स्रोत के काफी नजदीक से। तिब्बत में यह हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है। वहां इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत का इलाका ठंडा और सूखा है, तो वहां इस नदी में पानी और सिल्ट दोनों ही कम होते हैं। फिर भारत में कैसे आती है? ये बहते बहते नामचा बारवा नाम के एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचती है। वहां ये अचानक एक तीखा मोड़ लेती है, लगभग यू टर्न, और एक बहुत गहरे गॉर्ज के जरिए भारत में घुसती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर इसमें दिबांग, लोहित और कई दूसरी सहायक नदियां मिलती हैं और तब जाकर असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अच्छा, असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। हाँ, और क्योंकि भारत में ये भारी बारिश वाले इलाके से गुजरती है, इसमें पानी और सिल्ट की मात्रा एकदम से बहुत बढ़ जाती है। असम में ये नदी कई धाराओं में बंटकर बहती है, जिसे ब्रेडेड चैनल कहते हैं, और इसी वजह से ये बहुत सारे नदी द्वीप भी बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, असम में। फिर ये बांग्लादेश में जाती है, जहां इसे जमुना कहते हैं। एक ही नदी, इतने सारे नाम और रूप। सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना। हिमालय की नदियों की कहानी तो वाकई बहुत बड़ी है। अब थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की क्या पहचान है? प्रायद्वीपीय नदियां यानी पेनिनसुलर रिवर्स हिमालय की नदियों से बिल्कुल अलग हैं। ज्यादातर नदियां मौसमी होती हैं। मौसमी मतलब इनमें पानी मुख्य रूप से बारिश के मौसम में ही ज्यादा होता है। गर्मी के मौसम में बड़ी नदियों का पानी भी काफी घट जाता है। कुछ छोटी नदियां तो सूख भी जाती हैं। इनकी लंबाई भी हिमालय की नदियों के मुकाबले कम होती है और ये ज्यादा गहरी भी नहीं होती, थोड़ी उथली होती है। ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट के पहाड़ों से निकलती हैं और पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये भी डेल्टा बनाती हैं। लेकिन सारी नदियां पूरब में नहीं जाती हैं ना? नर्मदा और तापी तो पश्चिम की ओर बहती हैं। ये क्यों अलग है? एनसीईआरटी में एक सवाल भी है कि कौन सी नदियां गर्त यानी रिफ्ट वैली से बहती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नर्मदा और तापी
ये दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। और इनकी खास बात यही है कि ये भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। मतलब ये जमीन में पड़ी लंबी दरारों के बीच से अपना रास्ता बनाती हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। जबलपुर के पास ये संगमरमर की चट्टानों से गुजरती है और एक बहुत सुंदर झरना बनाती है, धुआंधार प्रपात। तापी नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी नर्मदा के लगभग समानांतर ही एक दूसरी भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन नर्मदा से काफी छोटी हैं। और ये डेल्टा नहीं बनाती? नहीं, ये दोनों नदियां डेल्टा की बजाय ज्वाराद्मुख या एस्चुरी बनाती हैं। मतलब नदी का मुहाना, जहां ताजा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी से मिलता है, बिना कोई डेल्टा बनाए। ये इनकी एक और खासियत है। ये भ्रंश घाटी और ज्वारनद मुख वाला फर्क प्रीलिम्स के लिए याद रखना जरूरी है। अच्छा, अब उन नदियों की बात करते हैं जो पूरब की ओर बहती हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, पूरब की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इनमें गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और इसका अपवाह बेसिन भी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। अपने बड़े आकार और विस्तार की वजह से ही इसे आदर से दक्षिण गंगा कहा जाता है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा ये सब इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अच्छा, तो आकार में बड़ी होने की वजह से ये दक्षिण की गंगा है। और बाकी तीन नदियां, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। महानदी छत्तीसगढ़ की ऊंची पहाड़ियों से निकलती है और फिर उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है और लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं। और कावेरी, ये पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लंबाई करीब 760 किलोमीटर है। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना भी बनाती है, शिव समुद्रम। यहाँ पर भारत के शुरुआती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में से एक लगाया गया था। शिव समुद्रम प्रपात, ये भी याद रखने वाली बात है। नदियों के अलावा झीलें भी तो हैं पानी का एक अहम जरिया। झीलों का क्या महत्व है और भारत की कुछ जानी मानी झीलें कौन सी हैं? झीलें सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होती, ये हमारे लिए बहुत काम की भी हैं। पहली बात, ये नदियों के बहाव को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। जब ज्यादा बारिश होती है तो ये अतिरिक्त पानी सोख लेती हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है। और जब सूखा मौसम होता है तो ये धीरे धीरे पानी छोड़ती हैं। इनसे बिजली भी बनाई जा सकती है, आसपास के मौसम को थोड़ा नरम रखती हैं, पानी में रहने वाले जीवों के लिए घर हैं और हाँ, पर्यटन के लिए तो हैं ही महत्वपूर्ण। और भारत में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? भारत में कई तरह की झीलें हैं। मीठे पानी की ज्यादातर झीलें हिमालय के इलाके में हैं, ज्यादातर ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की वुलर झील। वुलर झील, इसकी क्या खास बात है? ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है और दिलचस्प बात यह है कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब जमीन के अंदर की हलचल से बनी है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक मणिपुर में, बारापानी मेघालय में, ये सब भी मीठे पानी की मशहूर झीलें हैं। और खारे पानी की झीलें? और इसके पानी से नमक बनाया जाता है। फिर उड़ीसा में चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। मतलब ये समुद्र के किनारे है और समुद्र से बनी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील और आंध्र प्रदेश में कुलेरू झील भी खारे पानी की लैगून झीलें हैं। वुलर झील का टेक्टोनिक होना और चिल्का का लैगून होना, ये जरूरी पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब थोड़ा आखिर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या रोल है और ये जो नदी प्रदूषण की बात आजकल इतनी होती है, ये इतनी बड़ी चिंता क्यों बन गई है? देखिए, नदियां तो हमेशा से ही इंसानी बस्तियों और सभ्यताओं का आधार रही हैं। आज भी ये हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। पीने का पानी हमें नदियों से मिलता है, खेती के लिए सिंचाई का पानी नदियों से आता है, उद्योगों को पानी चाहिए वो भी नदियों से मिलता है। जल परिवहन यानी नाव चलाना और पनबिजली बनाना, ये सब नदियों की वजह से ही मुमकिन है। लेकिन फिर प्रदूषण की समस्या क्यों? समस्या ये है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, इन सब की पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं।
तो हम नदियों से ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। इससे नदियों में पानी की मात्रा कम हो रही है और दूसरी तरफ हम इनमें गंदगी भी बहुत डाल रहे हैं। शहरों का गंदा पानी जिसमें सीवेज होता है और फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल वाला कचरा अक्सर बिना साफ किए सीधा नदियों में बहा दिया जाता है। इससे पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, पीने लायक नहीं बच रहा, जलीय जीव मर रहे हैं और नदी की जो अपनी गंदगी साफ करने की एक कुदरती क्षमता होती है ना, वो भी कम होती जा रही है। गंगा जैसी बड़ी नदी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका पानी अपने आप साफ हो जाता है, वो भी आज प्रदूषण से जूझ रही है। इसी वजह से सरकार को नमामि गंगे या मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे जैसे बड़े बड़े सफाई अभियान चलाने पड़ रहे हैं। हाँ, ये तो वाकई एक बहुत गंभीर मसला है। जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण, ये मेंस के लिए भी बहुत जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। चलिए, अब हमने जो इतनी सारी बातें की, उनमें से खास पॉइंट्स को यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से एक बार देख लेते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या अहम है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्रीलिम्स पॉइंटर्स के लिए ध्यान रखें। नदियों के उद्गम स्थल, मानसरोवर झील के पास सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगोत्री, गंगा भागीरथी, यमुनोत्री, यमुना, अमरकंटक पहाड़ियां, नर्मदा, सोन, सतपुड़ा रेंज, तापी, पश्चिमी घाट, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये मैच द कॉलम में आ सकते हैं। मुख्य सहायक नदियां, सिंधु की झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, पंचनद। गंगा की यमुना सबसे बड़ी, घाघरा, गंडक, कोसी उत्तर से, सोन, चंबल, बेतवा दक्षिण से। ब्रह्मपुत्र की दिबांग, लोहित, तीस्ता। गोदावरी की मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा। कृष्णा की तुंगभद्रा, भीमा, कोयना। पश्चिम बनाम पूर्व बहने वाली, पश्चिम की ओर अरब सागर में। नर्मदा, तापी ये भ्रंश घाटी में बहती हैं और ज्वारनद मुख बनाती हैं। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये डेल्टा बनाती हैं। प्रमुख झीलें, मीठे पानी की वुलल, जम्मू कश्मीर, टेक्टोनिक सबसे बड़ी प्राकृतिक, लोकटक, मणिपुर। खारे पानी की चिल्का, उड़ीसा, सबसे बड़ी लैगून, सांभर, राजस्थान, नमक, पुलिकट, आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर। अपवाह प्रतिरूप, ध्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार, अरिय, इनके नाम और ये कैसे बनते हैं। कुछ खास तथ्य, सिंधु जल संधि 1960, भारत का हिस्सा 20%। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा, गंगा ब्रह्मपुत्र, मैंग्रोव वन, रॉयल बंगाल टाइगर। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा नदी द्वीप। और मेंस इनसाइट्स के लिए सोचें, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर, स्रोत, पानी की मात्रा, बारहमासी वर्सेस मौसमी, नदी की आयु, कटाव की शक्ति, बनाई गई स्थलाकृतियां, गॉर्ज विसर्ब डेल्टा वर्सेस उथली घाटी ज्वारनदमुख डेल्टा, और इनका आर्थिक और सामाजिक महत्व क्या है। जल संसाधन प्रबंधन, नदियां और झीलें हमारी पानी की सुरक्षा, खेती और उद्योगों के लिए क्यों जरूरी हैं, इनके संरक्षण और सही इस्तेमाल की क्या जरूरतें हैं। नदी प्रदूषण, इसके कारण क्या हैं। शहरी कचरा, औद्योगिक गंदगी, खेती के रसायन, इसका असर क्या पड़ रहा है। पानी की गुणवत्ता, लोगों की सेहत, जलीय जीवन, अर्थव्यवस्था पर। और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। सरकारी योजनाएं जैसे नमामि गंगे, कानून, तकनीक, लोगों की भागीदारी। अंतर्राज्यीय जल विवाद, पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों में झगड़े क्यों होते हैं, इनके क्या कारण हैं और कैसे सुलझाए जा सकते हैं। क्या नदी जोड़ो परियोजना इसका हल है, इसकी क्या चुनौतियां हैं। अर्थव्यवस्था में नदियों का योगदान, खेती, उद्योग, बिजली, परिवहन, पर्यटन, इन सब में नदियों का क्या रोल है। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट्स तो तैयारी के लिए एकदम सटीक है। आज हमने भारत के अपवाह तंत्र यानी नदियों के इस जाल को काफी विस्तार से समझा। एनसीईआरटी अध्याय ये साफ बताता है कि नदियां सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये तो लगातार धरती का चेहरा बदलती रहती हैं। कहीं पहाड़ों को काटती हैं, कहीं मैदान बनाती हैं, कहीं डेल्टा फैलाती हैं। ये एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जिस तरह नदियां लाखों सालों से धरती को आकार देती आई हैं, क्या आज का ये दौर जिसमें जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है और हम इंसान नदियों पर इतना ज्यादा असर डाल रहे हैं, जैसे बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, उनका पानी बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें प्रदूषण फैला रहे हैं, क्या ये सब मिलकर इन नदियों के कुदरती बहाव, उनके रास्तों और उनके बनाए मैदानों और डेल्टाओं पर कोई ऐसा असर डाल सकता है जो शायद हमेशा के लिए हो।
इसके दूर तक जाने वाले नतीजे क्या हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.